डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल अजीत मैथमेटिक्स। आप सबका अजीत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मॉडल सेट का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं और इस क्रम में अभी तक हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को हल किया है। पूरे 100 एक सेट हमने सॉल्व किया है, जिसमें से केवल आपको 50 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उसके बाद अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जिसमें कि 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको केवल 15 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो उसमें से भी आप सिलेक्ट करेंगे कि कौन आसान प्रश्न है जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो प्रश्न आसानी से हल हो सकते हैं उन्हीं को टच कीजिए, क्योंकि 30 में केवल 15 प्रश्नों का 50% यहां भी आपको फायदा है। तो हम एक एक करके इन सभी प्रश्नों को सीखेंगे, जनरल तरीके से भी सीखेंगे, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में जो लिखना है वहां पर जनरल तरीका, जिस प्रश्न को सॉल्व करना है, दिखाना है, वहां पर वैदिक मैथमेटिक्स के मेथड से हम नहीं लिखेंगे। हाँ, सॉल्व करेंगे, सिखाएंगे जहां पर आवश्यकता होगी। हो सकता है वैसा प्रश्न कभी आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाए, कभी एमसीक्यू में मिल जाए, तो हम प्रयास करेंगे जहां पर संभव हो उस मेथड को भी सीखने का, लेकिन जनरल तरीके से, सामान्य कन्वेंशनल मेथड जो कि हमें परीक्षा में जैसे लिखना है उस तरीके से भी हम सीखेंगे और उसी तरीके को लिखेंगे। तो आइए सीखते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज देर न करें, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सके। तो आज का ये पहला सवाल हम देखते हैं। संख्याओं 72 तथा 120 का लसा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। लसा को एलसीएम कहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान देंगे। एलसीएम और प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर। तो हम 72 और 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 72 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यहां रफ कर लेते हैं। कैसे आपको सॉल्व करना है उस तरीके को सीखे पहले। सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो 2 होती है, और 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 36। फिर 2 से भाग देंगे, जब तक ये 2 से भाग जाता है 2 हमारे साथ रहेगा। अब यहां पर ये हुआ 9, ये 3 से डिवाइड होगा, फिर 3 से डिवाइड किया, यहां पर 1 हो गया। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसको हमें इंडेक्स के रूप में लिखना है, घात के रूप में लिखना है, तो हम लिख लेते हैं 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2। ठीक उसी तरह 120 का भी निकालेंगे। 120 का निकालेंगे तो ये होगा 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेते हैं। ये भी लास्ट डिजिट 0 है, इसलिए 2 से डिवाइड होगा। 60, 2, 30, 2, 15, 15। अब ये 5 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसको भी हम पावर इंडेक्स के रूप में लिख लें। इस तरह से बना लेना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है, अभाज्य गुणनखंड करके, और घात के रूप में लिख लेना है। अब हमें एलसीएम चाहिए। एलसीएम 72 एंड 120। अब एलसीएम में करते क्या है? एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ये कॉमन है, दोनों में 2 है, तो 2 का पावर देखेंगे मैक्सिमम कितना है दोनों में। तो यहां पर 2 का पावर 3 है और यहां भी 2 का पावर 3 है, तो हम इसको लिख लेंगे। दोनों में जो कॉमन मिलता है उसको लिख लेंगे, 2 का पावर 3। अब 3 के देखते हैं, तो 3 का पावर यहां 2 है और यहां पर 3 का पावर 1 है, तो दोनों में मैक्सिमम क्या है? तो 2 है, तो ये भी लिख लिया, मैक्सिमम लिखेंगे। और उसके बाद इसको भी हमने लिख लिया,
और इसके बाद ये बच जाता है, तो इसको भी लिखेंगे। तब ये हो गया 8, ये हो गया 9 और ये 5। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब मल्टीप्लीकेशन आपके ऊपर रहता है कि किस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। 8 में 9 से गुणा करेंगे, 8 9 72, 72 में 5 से करेंगे। लेकिन उससे अच्छा रहेगा कि 8 से 5 में करें तो 40, 40 का केवल 4 लें और 0 को छोड़ दें। फिर 4 से 9 में करें तो 9 चौका 36, 360। मल्टीप्लीकेशन आप किसी भी तरह से करें, यह आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम बना लेंगे और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब रह गई बात कि क्या इस प्रश्न को हम कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और उसके लिए मेथड बिल्कुल आसान तरीका है। ये आप परीक्षा में इसी तरह से लिखेंगे, लेकिन आपको यदि ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, एमसीक्यू हो, तो इस तरीके को कभी नहीं अपनाइए, क्योंकि यह लंबा तरीका हो जाता है। और वैसी परिस्थिति में आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को उत्तर देना है, तो इस मेथड को न अपनाइए। देखिए क्या करते हैं। 72 एंड 120, एक तरीका यह है कि हम 72 और 120 इस तरह से लिखें, जैसा कि आप ये एलसीएम निकालते हैं। ये तरीका मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम दोनों एक साथ फाइंड हो जाएंगे। एचसीएफ भी पूछेगा तो ऐसे निकाल सकते हैं, और एलसीएम भी पूछेगा तो इस तरह से निकाल सकते हैं। (72 एंड 120) ये 2 से डिवाइड होगा। यहां देखेंगे कि दोनों संख्याएं किससे डिवाइड होने वाली हैं। ये देखिए 12 से डिवाइड हो सकता है, दोनों 12 से कट सकता है, तो 12 से भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। यदि दोनों संख्याएं किसी विशेष संख्या से, एक ही संख्या से डिवाइड हो, तो हम डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं। 24 से भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट यदि आप नहीं वहां पर पहुंचते हैं तो आप पहले 2 से ही शुरू कीजिए। 36, 60, फिर 2 से शुरू करते हैं। 18, 30, फिर 2 से शुरू करते हैं। 9, 15, 3 से 3, 5। अब नहीं डिवाइड होगा, अब किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। अब एचसीएफ और एलसीएम दोनों एक साथ फाइंड हो जाता है। अब सोचेंगे कि कैसे एलसीएफ भी निकल जाए और एलसीएम भी निकल जाए। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन के लेफ्ट साइड में जो नंबर आता है वो एचसीएफ हो गया। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूना 4 दूनी 8 3 का 24, ये एचसीएफ। और उसमें इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दें तो हो जाएगा एलसीएम। 24 में 5 से गुणा करेंगे 120, 120 का केवल 12 लेंगे, 12 से 3 में गुणा करेंगे 36 और 1 शून्य लगा देंगे। तो इस तरीके से भी हम फाइंड कर सकते हैं, जो कि उसकी अपेक्षा कम समय लगेगा। और तरीका देखते हैं। बहत्तर, 120, 72 का यदि हम मल्टीपल लिखें तो मल्टीपल पहाड़ा, तो 72, 72 दूना 144, 72 तिया 216, 72 चौका 288, 72 पाँचे 360, और 120 का यदि लिखें तो 240, 360, 480, यानी 12 का टेबल पढ़ते जाएंगे और 1 शून्य लगाते जाएंगे। तो देखिए 360 पहला पद है जो दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो ये 360 हमारा एलसीएम हो जाएगा। किसी भी तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व करें। दूसरा प्रश्न है, सिद्ध करना है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, सिद्ध करना है। तो इसके लिए शॉर्ट मेथड, कम से कम लिखना पड़े, क्योंकि 2 अंक के ही प्रश्न। तो 3√2 पर हम विचार करें। वी नो दैट, हम जानते हैं 3 क्या है, रेशनल नंबर है, 3 परिमेय संख्या है।
साथ ही √2 अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। थ्री इज रेशनल नंबर एंड √2 इज इरेशनल नंबर। साथ ही और क्या जानते हैं कि किसी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो इरेशनल होता है। परिमेय संख्या गुणा अपरिमेय संख्या। ये रिजल्ट जो होता है वो अपरिमेय होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 3 परिमेय संख्या हो गया, √2 अपरिमेय संख्या हो गया, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 3√2। Therefore 3√2 is irrational number। क्योंकि ये प्रश्न 2 अंक का है, इसलिए लंबे चौड़े तरीके की जरूरत यहां पर नहीं है। ज्यादा लिखने से कोई ज्यादा अंक नहीं मिलने वाले हैं। इस प्रश्न को देखें, क्वेश्चन नंबर 3। 2y² प्लस 3y+1 को y+2 से डिवाइड करना है, भाग देना है। ये पोलिनोमियल 2 डिग्री का, यहां पर घात 2 है, और ये फर्स्ट डिग्री का, यहां पर घात 1 है। तो फर्स्ट डिग्री के पोलिनोमियल से सेकंड डिग्री के पोलिनोमियल में भाग देना है। तो आपको भाग देना है और शेष बताना है, तो भाग देते हैं। यहां पर 2y² प्लस 3y+1, ये पहले हम कन्वेंशनल मेथड सीखेंगे, प्रचलित, जिस तरह से आपको एग्जामिनेशन में लिखना है। चाहे कन्वेंशनल मेथड हो चाहे वैदिक मेथड हो, रूल तो वही है। फर्स्ट बाय फर्स्ट, पहले से पहले में भाग देते हैं। पहले पद से पहले पद में भाग दिया जाता है, और भागफल को यहां लिख देंगे तो क्या होगा, y से 2y² में भाग देंगे, भागफल हमारा मिलेगा 2y, और इसको हम यहां लिख देंगे। अब इस भागफल से इन दोनों पदों में ये जो कि डिवाइजर है, भाजक है, इसे गुणा करके इसके नीचे लिखते हैं। तो 2y से y में गुणा करेंगे, ये होगा 2y²। फिर 2y से 2 में करेंगे तो होगा 4y। क्योंकि यहां पर भाग देते समय घटाया जाता है, तो घटाव करते समय साइन को चेंज करते हैं, चिन्ह बदलने की प्रक्रिया होती है, तो चिन्ह बदल दिया। अब यहां पर ये कैंसिल हुआ। 3y प्लस में 4y माइनस में हो गया -y+1। फिर वही नियम, फर्स्ट बाय फर्स्ट, पहले से पहले में भाग दिया, भागफल हुआ -1, और -1 से इन दोनों में गुणा करके नीचे लिख देंगे, तो होगा -y-2। फिर चिन्ह बदल देंगे, ये हो गया 3, यानी भागफल कोसेंट, भागफल हो गया 2y-1, और शेषफल 3। इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करना है, आपको परीक्षा में लिखना है। और यदि वैदिक मेथड में हम चलते हैं तो उसमें समय तो कम लगेगा ही, श्रम भी कम लगेगा, उस तरीके को भी देखते चले, भविष्य में काम तो जरूर आएगा। वैदिक मेथड में यहां पर देखते हैं कितना पद है, 2 पद है, तो 2 पद में हम y से भाग देना है। पहले पद को छोड़ करके जितना भी पद होता है उसका हम ट्रांसपोज करते हैं, पक्षांतरण करते हैं, अर्थात चिन्ह बदल के लिख देते हैं। तो +2 है, तो इसका चिन्ह बदल के हम लिखेंगे तो हो जाएगा -2। y से भाग देना है, फर्स्ट बाय फर्स्ट, हमेशा y से ही भाग देना है, जैसा कि यहां भी हमने y से ही भाग दिया था। बच गया 2 प्लस में, तो उसका चिन्ह बदल दिया, -2 हो गया। अब पहले से पहले में भाग देंगे तो होगा
से यहां पर भागफल जो होगा यहां लिख देंगे। y से 2y² में भाग दिया तो 2y। अब 2y से केवल इसमें गुणा करेंगे। यहां पर करना था कि दोनों में गुणा करके लिखना था, यहां पर नहीं लिखना है, यहां पर केवल इससे इसमें गुणा करना है। तो 2y इंटू -2 कितना हो जाएगा, -4y। यहां पर लिखेंगे समान पद के सामने। अब इसको हम इस व्यंजक को 3y प्लस में 4y माइनस में, देखिए यहां भी 3y और -4y ये आया हुआ है, लेकिन यहां पर सीधे इसी तरह से लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो होगा -y, और -y जो बचेगा ये मन में ही रहेगा। मानसिक रूप से इसको घटा लेंगे या जोड़ लेंगे, यदि समान चिन्ह है तो जोड़ लेंगे, असमान है तो घटा लेंगे। और y से ही भाग देना है, हमेशा के लिए हमारा भाजक y है, तो y से -y में भाग देंगे तो -1। ये हमारा उत्तर आ गया, -1 इसी लाइन में ही आ गया। क्योंकि यहां पर जो पक्षांतरण किए हैं, ट्रांसपोज किए हैं, उसमें सिंगल टर्म है, तो यहां लास्ट में जो सिंगल टर्म है इसके साथ जो भी हम ऑपरेशन करेंगे वहां जो कुछ भी आएगा, यहां पर जो कुछ भी आएगा, एक तरह से ये डिवीजन लाइन हम मार्क कर लेते हैं, ऐसे रेड से मार्क कर दिया कि पहचान में आ जाए। तो यहां जो कुछ भी आएगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। तो वो कैसे, अब दूसरा भागफल का पद हमारा -1 है, और -1 से हमें इसी में गुणा करना है। -1 से -2 में गुणा करेंगे तो +2 होगा, और यहां पर जो ऑपरेशन होगा 1 प्लस में 2 प्लस में तो ऑपरेशन 3। ये हमारा हो गया भागफल, ये हो गया शेष। प्रोसेस वही है, जगह भी कम लगता है, समय भी कम लगता है, और तरीका भी अच्छा है। लेकिन परीक्षा में आपको इस तरह से बनाना है, और यदि कहीं रफ करना हो तो इस तरह से कीजिए, बहुत कम समय लगेगा और जगह भी कम लगेगा। चौथा प्रश्न है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद gx इज इक्वल टू x² माइनस 7x प्लस 6 इसके शून्यक हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। यहां पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू होगी +6। अल्फा प्लस बीटा -v/a -7/1 +7। इस तरह से ये आंसर हुआ। पांचवा प्रश्न, द्विघात बहुपद x² - 7 के शून्यक ज्ञात करें। और शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो मान लीजिए लेट px इज इक्वल टू x² - 7। यहां पर बहुपद, द्विघात बहुपद का जो सामान्य रूप होता है x² + bx + c। तो इस रूप में यदि हम देखें तो b साइलेंट है, x का जो पद है वो यहां पर साइलेंट है, तो हम उस रूप में यदि इसको हम व्यक्त करें तो होगा 1 × x² प्लस 0 × x माइनस 7। आवश्यकता नहीं है, लेकिन समझने के लिए हमने लिख दिया। तो इस तरह से हम ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू हो गई 1, बी इज इक्वल टू 0 एंड सी इज इक्वल टू -7। अब शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात करें, जीरो ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, शून्यक पहले भी हमने बताया है। शून्यक किसे कहते हैं, जो शून्य कर दे उसे शून्यक कहते हैं, शून्य करने वाले को शून्यक कहते हैं। तो इसको शून्य कौन करेगा, इसी को शून्य मान लिया जाए, शून्य हो जाएगा। px इज इक्वल टू 0, x² - 7 इज इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू 7। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स वी गेट, दोनों तरफ वर्गमूल लिया और x का मान हो गया √7 और माइनस में √7।
अब इसमें से एक को हम अल्फा मान लें, एक को बीटा मान लें। अल्फा बराबर √7 मान लिया और बीटा बराबर -√7 मान लिया। अब जांच करते हैं। किसका जांच करना है? शून्यक और गुणांक संबंध की जांच। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो दो तरह के संबंध इसमें होते हैं। एक तो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, पहला संबंध हुआ। और दूसरा संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। इन दोनों का रिलेशन हम यहाँ पर सेटिस्फाइड यदि करता है तो वो करेंगे, देख लेते हैं वो कैसे सेटिस्फाइड होता है। तो पहला अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा की वैल्यू रख दे √7 और बीटा की -√7। b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1 और इसको हम लिख सकते हैं 0, यहां पर नहीं लिखेंगे। ये हुआ 0, दोनों समान है, चिन्ह में अंतर है और ये 0 हो गया, अर्थात ये संबंध सत्य है। दूसरा संबंध भी देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा की वैल्यू √7, बीटा की वैल्यू -√7, c की वैल्यू 7 माइनस में है, a की वैल्यू 1। इन दोनों का यदि हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा -7 और ये -7, तो यहां भी हम लिखेंगे संबंध सत्य है। तो इस तरह से हम शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। पहले 0 फाइंड करते हैं, शून्यक निकालते हैं और उसके बाद इन संबंधों की हम जांच करते हैं। छठवां प्रश्न है, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण, ये द्विघात समीकरण है, x² - 8x + k = 0 के मूल वास्तविक और समान है। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो मूल वास्तविक और समान कब होते हैं? जब विवेचक डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू 0 होता है, अर्थात d = 0, b² - 4ac। तो इसको हम पहले लिख लें, x² - 8x + k = 0। ये द्विघात समीकरण है। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -8, c की वैल्यू k। ABC के बाद जो लेटर आता है वो होता है D, यानी D फॉर डिस्क्रिमिनांट। तो D की वैल्यू हम निकाल लें। निकाल भी सकते हैं D की वैल्यू, या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये लिखेंगे कि चूंकि मूल वास्तविक और समान है इसलिए D = 0। चूंकि मूल वास्तविक एवं समान है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। D = 0, b² - 4ac = 0। अब इनमें से मान रख दे। b की वैल्यू -8, 4, a की वैल्यू 1, k की वैल्यू, c की वैल्यू k। -8, 64 - 4k = 0। -4k = -64।
k इज इक्वल टू -64 अपॉन -4 कैंसिल 16, k की वैल्यू हो गई 16, k का मान 16, k का मान यदि 16 होगा तो यह मूल समान होंगे। क्योंकि यहां पर हम लिख के दिखाना है और ये सारे प्रश्न 2 अंक स्तरीय हैं, इसलिए कोई स्पेशल मेथड या शॉर्ट टाइप का मेथड एमसीक्यू वाला तरीका हमको नहीं अपनाना है। इसलिए आपको लिखना है इस तरह से, राइटिंग जितना स्पष्ट हो, क्लियर हो, क्योंकि कॉपी चेक करने वाले को स्पष्ट लिखावट चाहिए, साफ साफ लिखा हुआ हो, स्पष्ट पढ़ा जा सके। ये कोई आवश्यक नहीं है कि आप सही जानकारी रखते हुए स्पष्ट नहीं लिखेंगे, क्लियर यदि लिखावट नहीं होगी, नहीं पढ़ पाएगा तो वो काट देगा। इसलिए लिखावट में आपकी सजावट होनी चाहिए, मिलावट नहीं होनी चाहिए। 7वां प्रश्न है कि द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 को हल करें। तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए एनसीईआरटी बुक में 3 मेथड्स बताए गए हैं। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि, दूसरा वर्ग पूरा करने की विधि, और तीसरा द्विघात सूत्र से। तो हम यहां पहले प्राइम फैक्टराइजेशन को ही देखते हैं, क्योंकि ये 2 अंक स्तरीय प्रश्न है, 2 अंक का है, ज्यादा नहीं लिखना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से देखेंगे, उसके बाद द्विघात सूत्र से भी देखेंगे, वर्ग पूरा करने की विधि से भी इसको हल किया जा सकता है। तो इसका सॉल्यूशन 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। पहले गुणनखंड, मध्य पद विभाजन विधि। तो 9 और 4 का जब हम गुणा करेंगे, जैसा कि तरीका है वो होता है 30। तो 9 4 का गुणनफल 36 हुआ, और इसका साइन पॉजिटिव है। इस साइन पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि यहां हमको कैसे तोड़ना है। अब 12 को हमें 2 भागों में तोड़ देना है, 12 को 2 भागों में तोड़ना है, और गुणा करने पर 36 होना चाहिए। ऐसा 2 भाग हम यहां तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 36 हो, 36 हो, और जोड़ने पर 12 हो। तो 6 और 6 होगा 6 जोड़ेंगे तो 12 होगा, गुणा करेंगे तो 36 होगा। तो ये मेथड यहां पर हम अपनाएंगे। 9x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 6, गुणा जब करेंगे तो 36 होगा, इन दोनों फर्स्ट और लास्ट के गुणनफल के बराबर, और जब जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा। नाइन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6x प्लस 4, इन दोनों में 3x कॉमन, 3x माइनस 2, इन दोनों में 2 कॉमन, क्योंकि यहां माइनस है इसलिए चिन्ह बदल जाएगा। 3x माइनस 2, 3x माइनस 2। अब इन 2 पदों का गुणनफल 0 है। 2 पदों का गुणनफल यदि x और y का गुणनफल 0 है, तो या तो x का मान 0 होगा या y का मान 0 होगा, या दोनों 0 होंगे। तो बारी बारी से हम दोनों को 0 रखेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। आइदर 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या फिर एक बार 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो दोनों बार तो सेम है, तो 3x इज इक्वल टू 2, यहां भी 3x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू हो गई 2/3, और यहां भी x की वैल्यू 2/3। चूंकि द्विघात समीकरण है इसलिए इसका पावर 2 है, तो द्विघात समीकरण है तो 2 हल होंगे। ये हुआ आपका मेन मध्य पद विभाजन विधि गुणनखंड मेथड से। उसके बाद हम इसको देखते हैं वर्ग पूरा करने की विधि से। तो वर्ग पूरा करने की विधि को यहां पर देखते हैं, तो यहां पहला पद पर हम ध्यान देते हैं। वर्ग पूरा करने की विधि, पहले पद को हम पूर्ण वर्ग के रूप में लाते हैं। तो यहां पहला पद है, ये चूंकि दूसरा मेथड है, सेकेंड मेथड, तो ये पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, 3x होल स्क्वायर। अब यहां पर हमें a स्क्वायर मिल गया, अब हमें माइनस है तो माइनस 2a भी लाना है, प्लस b स्क्वायर लाना है, उस रूप में लेके चलते हैं। 2 इंटू 3x
अब यहाँ कौन सा पद आएगा, कौन सी संख्या हम लिखेंगे कि इस पूरे संख्या का, पूरे पदों का गुणनफल 12 हो जाए। तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 बचता है, तो ये हो गया 12। अब चूंकि ये हुआ ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो बी स्क्वायर आता है, तो बी के जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर यदि देखते हैं तो यहाँ 4 है, इसलिए ना कुछ जोड़ना है ना घटाना है। और इस प्रकार ये हुआ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट इज ए माइनस बी होल स्क्वायर। और इसके बाद यही चीज अपना लेना है। और तीसरा तरीका द्विघात सूत्र। यदि 5 अंक का प्रश्न आ जाता है, 5 मार्क्स में ये यदि क्वेश्चन हो, तो आप सीधे द्विघात सूत्र से हल करेंगे। द्विघात सूत्र से भी देख लेते हैं तीसरा मेथड। ए की वैल्यू 9, बी माइनस 12, सी 4, तो ए बी सी के बाद जो नंबर आता है वो होता है डी, इसलिए डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 12 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 4, 144 और ये हुआ 0। चूंकि डी की वैल्यू 0 है, इसलिए क्लियर है कि रूट्स जो इसके मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और समान होंगे। चूंकि डी इक्वल टू 0, इसलिए मूल वास्तविक और समान होंगे। ये बात स्पष्ट है। अब यहां पर हम द्विघात सूत्र लगाते हैं। द्विघात सूत्र क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। माइनस बी की वैल्यू कितनी है? माइनस 12 प्लस माइनस, और इसका मान सीधे 0 आया है, डायरेक्ट ये मान यहां पर रख देंगे, तो ये 0 हुआ। 2 की वैल्यू, ए की वैल्यू 9, 2 इंटू 9 माइनस 12, और ये माइनस, तो प्लस ये 0 छोड़ देते हैं इसको, 9 दूना 18, कटाएंगे तो क्या होगा? 2 और 3, क्योंकि एक बार प्लस 0 लेकर के हमको लिखना है और एक बार माइनस 0 लेकर के लिखना है, तो दोनों बार तो यही होगा। 0 घटाएंगे या 0 जोड़ेंगे तो कुछ अंतर तो पड़ेगा नहीं, दोनों बार तो यही संख्या मिलेगी 2/3, यानी अल्फा की वैल्यू भी 2/3 होगी और बीटा की वैल्यू भी 2/3 होगी। क्योंकि अल्फा बीटा को हम द्विघात समीकरण का मूल मानते हैं, ये परंपरा चली आ रही है। तो इस तरह से 3 तरीकों से मैंने बताया। चूंकि समय ज्यादा हो गया है, वीडियो लंबा हो रहा है। वैदिक मैथमेटिक्स में भी मेथड है, लेकिन उस मेथड से यहां पर आपको सॉल्व नहीं करना है। कभी हम उस मेथड की भी चर्चा करेंगे कि 1 लाइन मेल्टेड प्रोसेस, एक पंक्ति, एक लाइन में उत्तर द्विघात सूत्र का हम कैसे लाएंगे, सीधे यहां से हम यहां कैसे पहुंचेंगे। 1-2 लाइन की जरूरत पड़ती है और डायरेक्ट आंसर आता है, उस तरीके की भी चर्चा करेंगे हम। तब तक आप इतनी तैयारी कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।